तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष वर्मा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ये क्यों आया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, कैसे आया, इसके बारे में आज हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट, जिसको कि अक्सर छोड़ दिया जाता है, इसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, इन सभी को पढ़ेंगे। और सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सबसे पहले हम लोग ये रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये तो एक व्यापारिक कंपनी थी और भारत में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई। फिर बाद में यह राजनीतिक बन गई, कैसे बन गई, क्यों बन गई, और फिर इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने कैसे अपना नियंत्रण लगाया, आज उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई। पहले ये एक व्यापारिक संस्था थी, किंतु बक्सर का युद्ध, फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध, इन सभी युद्धों को जीतने के बाद फिर ये धीरे धीरे राजनीतिक प्रवृत्ति आ गई इसमें। यह एक राजनीतिक संस्था बन गई और इसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं बल्कि कहीं न कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार भारत में दिया था और इसके बदले में कंपनी ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड प्रतिवर्ष दे रही थी। लेकिन फिर युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ और उसी बीच आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध भी हुआ था जो 1766 से 69 तक चला था। ठीक है, इन सब युद्धों के बाद, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और मैसूर युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी वित्तीय हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। उसके बाद इतने पैसे नहीं बचे थे या इतने संसाधन नहीं थे कि वो आगे सरवाइव कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवाला निकल रहा था तथा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को जो वो रुपए देती थी प्रति वर्ष, वो रुपए भी देने बंद कर दिए थे। ठीक है, और उसके बाद मतलब इतनी हालत खराब हो गई थी फलस्वरूप, और उल्टा ये कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से और कर्ज लेने के लिए गुहार लगाई कि हम कंपनी को और पैसे की ज़रूरत है भाई सरवाइव करने के लिए। फलस्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी पैसे दे दिए, 1 लाख पाउंड कर्ज के रूप में दे दिए, क्योंकि वो जानती थी एट लास्ट फायदा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही होना था। तथा इसी का फायदा उठाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अधिनियम लाया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का सुनहरा अवसर मिल गया। कंपनी की हालत एकदम खराब हो चुकी थी, उसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्ज दिया कि भाई करो व्यापार, और फिर उसी के बहाने रेगुलेटिंग एक्ट लगाने चालू किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का प्रारूप क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी, क्योंकि यह पहली बार सरकार के रूप में संसद के आदेश के लिए जोड़ दिया गया था। यह ब्रिटिश सरकार का, ध्यान दीजिए, यह ब्रिटिश सरकार का भारत में प्रशासनिक तंत्र को केंद्रीकृत करने का पहला प्रयास था। और ये तो था ही, और कंपनी के जो मनमाने शासन के स्थान पर भारत में ब्रिटिश कब्जा के लिए एक लिखित प्रारूप समझ लीजिए इसको। गवर्नर जनरल्स को निरंकुश बनने से रोकने के लिए एक प्रणाली शुरू की गई थी और इस अधिनियम को 1773 में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 में ये पूर्णतः लागू हो गया। ठीक, अब आइए देखिए इस अधिनियम में क्या क्या था। इस अधिनियम में मुख्य रूप से क्या क्या था। पहला तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। ठीक, और ये ध्यान दिए, लॉर्ड नॉर्थ और फ्रेडरिक, उनका मतलब लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत और साथ ही यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी के बेहतर प्रबंधन के लिए यह
अधिनियम पेश किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थ द्वारा। ठीक है, और गुप्त समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। 1773 में गुप्त समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम का गठन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहली बार लिखित संविधान बना था। ठीक है, कोड ऑफ डायरेक्टर्स की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया तथा डायरेक्टरों की संख्या 24 डिसाइड कर दी गई, यही रहेगी। ठीक, उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा मद्रास और मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। ठीक, बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मद्रास तथा मुंबई तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया और साथ ही साथ 4 सदस्यीय एक कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया। ये ध्यान दीजिएगा कि इसी अधिनियम के तहत 4 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया और उसमें कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल, ये 4 सदस्य थे उसमें। किसमें? जो बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था, उसके 4 सदस्य ये थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। तो ये देखिए, ये इसका डायग्राम समझिए। मद्रास का गवर्नर, बम्बई का गवर्नर किसके अधीन हो गया? बंगाल के गवर्नर के, गवर्नर जनरल के, बंगाल के गवर्नर जनरल के। ठीक, प्लस बंगाल का गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय समिति। ठीक है, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल खुद डिसीजन नहीं लेता था, उसके लिए भी 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ठीक, और उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे, ठीक है, आता था। अब देखिए, इस अधिनियम के तहत ये हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों को भेंट या उपहार लेने के लिए मना कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, और कंपनी को जो है भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना आवश्यक हो गया था इस अधिनियम के द्वारा। उसके बाद इसी अधिनियम के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 में हुआ था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ये देखिए सर एलिजा इम्पे का फोटो है, गूगल पे सर्च करेंगे तो ऐसा मिलेगा। और इनके साथ अन्य जो न्यायाधीश थे उनमें थे चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे तथा अन्य न्यायाधीश में चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट थे। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट तो बना तो दिया गया, लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे दोष भी थे, जिसका बाद में इनको सही करना पड़ा। इनको बाद में इस एक्ट को सही करना पड़ा, दूसरा एक्ट जब आया तो उसमें। अब देखिए इसमें क्या क्या दोष थे, एक बार इसको देख लेते हैं। इस एक्ट का मुख्य दोष यह था कि गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के बहुमत से कार्य करना पड़ता था। भाई तब तो वो खुद कुछ नहीं कर पाता था, निष्क्रिय रह गया था। दूसरा यह था कि बंगाल के गवर्नर जनरल और मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल आपस में ट्यूनिंग नहीं सही था उन लोगों का। तीसरा यह था कि गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के साथ सुप्रीम कोर्ट का संबंध भी क्लियर नहीं था। भाई क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए भी आपस में संघर्ष होता रहता था। सुप्रीम कोर्ट को न्याय संबंधित मामलों के लिए इंग्लैंड के नियमों का अनुसरण करना पड़ता था, जो कि भाई भारत के लिए उपयुक्त नहीं था। भारत में क्या नियम होगा, कानून होगा, यहाँ के लोगों के हिसाब से है, वहाँ का हिसाब किताब अलग था। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर भी नियंत्रण लगा दिया गया। ठीक, अब जब निजी व्यापार पे उनके नियंत्रण लग गया तो अब उनका आमदनी तो भाई बंद हो गया, तो वो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अन्य उपाय सोचने लगे। भाई जो उनको मिल रहा था वो तो अलग था, ठीक है, उसके अलावा भाई वो कमाते थे अपना किसी तरीके से निजी व्यापार करके, लेकिन वो जब निजी व्यापार पर प्रतिबंध लग गया तो वो आमदनी बढ़ाने के लिए अन्य उपाय सोचने लगे अपना। फलस्वरूप भ्रष्टाचार और घूसखोरी बहुत बढ़ गई थी। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और अब इसके बाद जो आएगा 1781 का सेटलमेंट एक्ट आएगा, ठीक है। उसमें जो है कुछ कमियों को सुधारा गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।